जय हिंद दोस्तों। निष्कर्ष एकेडमी में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज के सेशन में हम भारत की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे और अच्छे से समझेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यूपीएससी और स्टेट पीसीएस द्वारा मल्टीपल टाइम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाते रहे हैं। अगर भारत का संविधान एक किताब है तो उसका इंट्रोडक्शन प्रस्तावना होगी। उसके बारे में चर्चा करते हैं कि प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना संविधान का परिचय है। जैसे किसी किताब का पहला पेज हमें बताता है कि किताब किसके बारे में है, वैसे ही प्रस्तावना हमें बताती है कि संविधान क्यों बना है, किस लिए बना है, किसके द्वारा बना है और संविधान का लक्ष्य क्या है। इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना एक घोषणा है कि जिसमें भारत के संविधान का उद्देश्य, आदर्श और दर्शन लिखा है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो 2026 का प्री दे रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए आप हमारे संकल्प से सिद्धि तक से टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। वहाँ पे हम आपका हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज PYQ क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करा रहे हैं, जिससे आपके जो एग्ज़ाम में प्रेशर में जो क्वेश्चन आते हुए भी गलत हो जाते हैं या फिर आपका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता, जिससे आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं या ऑप्शन देख के कंफ्यूज हो जाते हैं, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए संकल्प से सिद्धि तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको डेली आपको करंट अफेयर PYQ प्रैक्टिस कराई जा रही है और आपको सभी इम्पोर्टेंट नोट्स PDF आपको सभी हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, शुरुआत करते हैं। संविधान के उद्देश्य का परिचय। परिभाषा क्या है? संविधान उद्देशिका का परिचय या भूमिका है। यह संविधान का दर्शन या सार हमें बताती है। यह उन लक्ष्यों को दर्शाती है जिन्हें संविधान स्थापित करना चाहता है, और जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट होती है वहां पे यह व्याख्या करने में सहायक होती है। इसके प्रमुख बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसका शाब्दिक अर्थ है परिचय या भूमिका। यह मूल रूप से USA के संविधान से लिया गया है और ऐतिहासिक स्रोत यह 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को पारित किया गया था। इसे अन्य सभी उपबंध के बाद पारित किया गया था ताकि अनुरूपता बनी रहे, और इसका प्रारूप BN राव ने तैयार किया था। और भाषा का जो स्रोत है वो ऑस्ट्रेलिया से है, और NA पालकीवाला ने उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र बताया है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका की विषय वस्तु। अधिकार का स्रोत हम भारत के लोग। जो भारत का संविधान है वह शुरुआत होता है हम भारत के लोग, यानी कि भारत की जनता द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया है। राजस्व का स्वरूप क्या होगा? संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, ये राज्य का स्वरूप होगा। उद्देश्य क्या है? न्याय हो, सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता हो, समानता हो, समता हो, बंधुत्व हो, भाईचारा हो। और स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को। उद्देश्य, यह शक्ति का स्रोत बताती है, उन उद्देश्यों का वर्णन करती है जिन्हें स्थापित करना है।
या संविधान निर्माताओं द्वारा स्थापित करना है और करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य है, यह गैर न्यायोचित है। इसका न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं किया जा सकता। संशोधन, हाँ, इसका संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत किया जा सकता है। संविधान संशोधन के बारे में हमने काफ़ी चर्चा की है। अगर आपने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, वहाँ पर आप जरूर देख लें। इतिहास, अब तक केवल एक बार ही संविधान की प्रस्तावना का संशोधन किया गया है, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और संशोधन द्वारा इसमें शब्द जोड़े गए थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी पीडीएफ में आपको वेरी शॉर्ट नोट्स, इतने शॉर्ट नोट्स आपको दिए जा रहे हैं जिनका क्विक रिवीजन आप कर सकें। ठीक है, ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। अब इससे जो अभी हमने पॉइंट समझे हैं उनसे क्वेश्चन क्या आते हैं प्री और मेंस में, समझते हैं। संविधान की उद्देशिका का उद्देश्य उन मूलभूत मूल्यों और दर्शन को समाविष्ट करता है जिन पर संविधान आधारित है। स्पष्ट कीजिए। 150 वर्ड्स। अगर आप 2027 का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन लिखने का अभ्यास अभी से स्टार्ट कीजिए, और जो हम लेक्चर में आपको क्वेश्चन देते हैं आप उन्हें लिखिए, और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे उन आंसर राइटिंग जो आप करेंगे उन्हें लिखिए। वहाँ पर आपको कंप्लीट फीडबैक दिया जाएगा कि किस तरह आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, किस तरह से आंसर लिखे जाते हैं, कंक्लूजन किस तरह लिखना है। वो पूरी आपका अभी से ही अभ्यास कराया जाएगा, जिससे कि आप मेंस में आंसर राइटिंग लिखते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए और आप मैक्सिमम मार्क्स अटेम्प्ट कर सकें और आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। अब प्री जो 2026 का तैयारी कर रहे हैं वो केवल अपना पूरा ध्यान अभी प्री पर ही लगाएं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से शब्द जोड़े गए थे? देखिए, का बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देशिका की स्थिति, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? इसकी स्थिति क्या है कि यह संविधान का अंग है या नहीं है? इसको देखते हुए जो इसका पूर्ण अध्ययन करते हैं कि बेरूबारी संघवाद 1960 में एक केस हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट का मत था कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन को समझने की एक कुंजी है। यानी कि आप ये इंपोर्टेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि कुंजी किस संघवाद में कहा गया था। उन्होंने ये माना कि यह यद्यपि अंग नहीं है, संविधान का अंग नहीं माना है इन्होंने, बेरूबारी संघवाद ने, कि उद्देशिका प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन यह फिर भी व्याख्या में यह मतलब व्याख्या करने में यह काफी सहायक है। यानी इनका निर्णय था कि यह संविधान का अंग नहीं है। जब संविधान का अंग नहीं है तो इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। प्रभाव, यह ना तो शक्ति का स्रोत है ना ही विधियों का पर प्रतिबंध है। यह केस है बेरूबारी संघवाद। अब एक है गोपालवाद। यह उद्देशिका को प्रयोग स्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या के लिए नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 में विधि का अर्थ राज्य द्वारा निर्मित कानून व प्राकृतिक न्याय नहीं है। ये एक गोपालनवाद में कहा गया। उसके बाद आधुनिक जो दृष्टिकोण हुआ, मतलब जो जैसा अभी हुआ उन्होंने अभी अंगी नहीं माना, फिर उसका आधुनिक क्या हुआ उसके बारे में देखते हैं कि गोलकनाथवाद 1967 जहां भाषा अस्पष्ट हो उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है। मतलब जहाँ पे संविधान में कुछ समझ में नहीं आ रहा है या स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे संविधान की प्रस्तावना के द्वारा उसका सहारा लेके उसकी व्याख्या की जा सकती है। उसके बाद केस आता है केशवानंद भारतीवाद 1973। इन्होंने बेरूबारी राय का जो राय थी उसे खारिज कर दिया, उसके निर्णय को ही पलट दिया। उन्होंने कहा था ये अंग नहीं है, लेकिन
केशवानंद भारतीवाद में इन्होंने उद्देशिका को संविधान का अभिन्न अंग माना। अभिन्न, उन्होंने अंग ही नहीं माना, इन्होंने अभिन्न अंग माना। संशोधन, और जब अभिन्न अंग माना तो हम इसमें संशोधन 368 के तहत कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचे को नष्ट नहीं होना चाहिए। यानी मूल ढांचे जो आप संशोधन करेंगे, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और मूल ढांचा क्या है और केशवानंद भारती क्या केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसके बारे में विस्तार से, संशोधन के बारे में विस्तार से वर्णन किया है और विस्तार से समझाया है। आप हमारे पिछला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा। LIC ऑफ इंडियावाद, यह आया 1995 में। यह पुनः स्पष्ट करता है कि यह संविधान का अभिन्न अंग है। वर्तमान स्थिति क्या है? अधिकार का स्रोत भारत के लोग, मतलब जो शक्ति लेता है संविधान भारत के लोगों से लेता है। शक्ति प्रतिबंध का स्रोत नहीं है और गैर न्यायोचित है। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है? भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतिस्थापित भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को स्पष्ट कीजिए। देखिए कितना आसान है, अब तो आप आराम से लिख देंगे। और प्री के लिए कि किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत किया कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। ठीक है, जो आपको इसमें पढ़ाया गया है यहीं से क्वेश्चन आएगा। बस थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ सकता है, कितना भी घुमा ले, कितना भी घुमा ले, आपका क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल गलत नहीं होगा। प्रमुख शब्दों की व्याख्या। अब संविधान में जो प्रमुख शब्द हैं उनकी व्याख्या करते हैं। संपूर्ण, संप्रभु, संपन्न। इसका अर्थ है कि भारत जो है संप्रभु राष्ट्र है, मतलब भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय स्वयं लेता है, वह किसी के बाह्य प्रभाव में आकर निर्णय नहीं लेता है। जैसे स्थिति यह है कि यह किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और ना ही किसी के प्रभाव में आकर निर्णय लेता है, ना ही किसी का डोमिनियन स्टेट है, जैसे कि ग्रीनलैंड। आपने अभी न्यूज़ में देखा होगा, ग्रीनलैंड जो उसके अपने निर्णय लेता है, लेकिन बाहर के विदेशी निर्णय, सुरक्षा से लेकर सारे निर्णय उसके डेनमार्क लेता है। इस तरह के स्टेट को डोमिनियन स्टेट बोला जाता है। अपवाद से इसके अपवाद हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता संप्रभुता को सीमित नहीं करती, क्योंकि यह स्वैच्छिक समझौता है, अपनी इच्छा से समझौता लिया है। और आप जैसे WTO, मतलब जैसे खाद्य सब्सिडी के, जैसे भारत जो सरकार है अपने किसानों को अधिक सब्सिडी देती है, WTO के सदस्य होने के बावजूद भी यह इसका ही तो निर्णय है कि वह अपने हित को सुरक्षित, राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रख रहा है। वो क्यों कर रख रहा है? क्योंकि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। समाजवादी, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया। मूल रूप से यह नीति निर्देशक तत्व में निहित है, मतलब नीति DPSP में इसका वर्णन किया गया है, लेकिन इसे भारतीय संविधान की उद्देशिका में भी जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसका प्रकार मतलब भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक हो। जैसे भारतीय जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित है, इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं, और जो समाजवादी है वो किस तरह से दिखता है? इसमें भारतीय संविधान, जो भारतीय जो व्यवस्था है वह गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण मिलता है, लेकिन वह गांधीवाद की तरफ उसका झुकाव ज़्यादा है। जैसे जो भारत है, जो सरकार है, जो गरीबों के लिए बीमारों के लिए अवसर में असमानता को समाप्त करने के लिए निर्णय लेती है, वेलफेयर स्कीम चलाती है, वो सभी समाजवाद का प्रतीत है। नई आर्थिक नीति, जैसे उदारीकरण होने के बावजूद जब LPG यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने समाजवादी का स्वरूप थोड़ा बदला है, किंतु यह अभी भी गरीबी और वंचितों की रक्षा करता है।
पंथ निरपेक्ष, भाईचारा, जिससे भाईचारा रहे देश में, उसके लिए पंथ निरपेक्ष। यह भी 42वां संविधान संशोधन 1946 के द्वारा ही जोड़ा गया। इसका अर्थ है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है और राज्य तटस्थ है। राज्य सभी धर्मों का समान संरक्षण करता है और सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करता है। और यह हमारे फंडामेंटल राइट्स में, संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 25 से 28 तक दिया गया है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे जब आगे चैप्टर में हम फंडामेंटल राइट्स व डीपीएसपी पढ़ेंगे। पाश्चात्य अवधारणा, धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव। और भारतीय अवधारणा क्या है? ये पश्चिम की अवधारणा है, यह भारतीय अवधारणा है सकारात्मक पंथ निरपेक्ष, यानी सर्वधर्म समभाव। जो पश्चिम के जो देश हैं वे धर्म और राज्य का पूर्ण अलगाव है, धर्म अलग होता है और राज्य अलग होता है, ठीक है। और लेकिन भारतीय अवधारणा क्या है? इसमें सभी धर्म को समान भाव या सर्वधर्म समभाव से सभी धर्मों को समान आदर सम्मान भारत की जो अवधारणा है उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है, जबकि पश्चिम में ऐसा नहीं है। उसमें धर्म बिल्कुल अलग होता है और राज्य बिल्कुल अलग होता है। महत्वपूर्णवाद, SR बम्बईवाद 1994 में पंथ निरपेक्ष संविधान का मूल ढांचा है। विशेष अल्पसंख्यकों की संस्कृति के संरक्षण के लिए संविधान में अनुच्छेद 29 और 30 दिए गए हैं, स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। लोकतंत्रात्मक मतलब लोकप्रिय संप्रभुता, सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है, यानी जनता ही द्वारा चुना जाता है। सरकार कौन चलाएगी कि हमारा प्रधानमंत्री कौन होगा, ठीक है, और वो वही जनता के हाथ में ही जो शक्ति होती है, सर्वशक्ति निहित होती है। जनता ही सरकार को बहुमत के द्वारा अपना जो पीएम है उसको चुनती है। ये प्रत्यक्ष है। अब प्रत्यक्ष जैसे डायरेक्ट जो होता है वो स्विट्जरलैंड में होता है। इसके बारे में हमने सभी देशों के संविधान के बारे में विस्तार से वर्णन किया है, आप जरूर देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। वह हमारे तुलनात्मक जो संविधान का हमने वर्णन किया वो लेक्चर जरूर देखिएगा। और जो अप्रत्यक्ष जो लोकतंत्र होता है वो संसदीय होता है, जैसे भारत ने लिया है, भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया। अध्यक्षात्मक जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, जैसे डायरेक्ट होते हैं, यूएसए के यह चुने जाते हैं राष्ट्रपति। भारतीय लोकतंत्र के लक्षण, वयस्क मताधिकार है, चुनाव होते हैं, कानून का शासन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। व्यापक अर्थ, डॉक्टर अंबेडकर जी के अनुसार केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र भी जरूर आवश्यक है। और त्रिमूर्ति है, स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्वता। ये फ्रांस की क्रांति से लिए गए हैं। गणराज्य और न्याय। गणराज्य मतलब रिपब्लिक, मतलब जो हमारा जो राज्य का शीर्ष प्रमुख होंगे, जो हमारे राष्ट्रपति होते हैं, वह चुने जाते हैं, ना कि वंशानुगत होते हैं जैसे ब्रिटेन में होते हैं। जो हमारे यहाँ चुने जाते हैं, इसलिए हम रिपब्लिक हैं, गणराज्य हैं। राजनीतिक संप्रभुता किसी एक व्यक्ति की नहीं, जनता में होती है। सार्वजनिक पद सभी के लिए खुले हैं। न्याय, जो रूसी क्रांति से 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, जब हम विश्व का इतिहास पढ़ेंगे वहाँ पे हम सभी ये क्रांतियों का विस्तार से वर्णन करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए, रूसी की क्रांति 1917 में 1917 में हुई थी, वहाँ से न्याय लिया गया है। यह 3 रूप में है, सामाजिक न्याय हो, आर्थिक न्याय हो, राजनीतिक न्याय हो। जो सामाजिक न्याय है वह हमारे संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता, और आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, और 46 SC ST। आर्थिक समानता आर्टिकल 38 39 ये डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व में दिए गए हैं। 39A। राजनीतिक पॉलिटिकल, यह आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार दिया गया है। और
फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 14 से लेकर 18 में वर्णन किया गया है। हम इन सभी आर्टिकलों की तब चर्चा करेंगे जैसे जैसे टॉपिक चैप्टर आते जाएंगे, हम विस्तार से वर्णन करते जाएंगे। अब इन पे जो PYQ क्वेश्चन देखते हैं जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, आपको आइडिया हो जाएगा ये टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी स्टेट पीसीएस मल्टीपल टाइम। देखिए जैसे भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है, देखिए सिंपल है, आप आराम से लिख सकते हैं। आप उद्देश्य का में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तीन न्याय का आदर्श किस देश से लिया गया, देखिए बिल्कुल सिंपल। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा लग रहे होंगे, ऐसे ही आपको पॉलिटी, आपके जितने भी सभी सब्जेक्ट हैं ऐसे ही कराए जाएंगे। आपको सभी सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स इस तरह से दिए जाएंगे, आपको यूपीएससी के सभी सब्जेक्ट एकदम हलवा लगेंगे, आप आराम से क्लियर करेंगे। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता स्रोत है फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति 1789 से 99 में हुई थी और यहीं से हमने स्वतंत्रता लिया है। इस प्रकार है विचार, अभिव्यक्ति, जो स्वतंत्रता के प्रकार हैं, विचार की स्वतंत्रता हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, विश्वास, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता हो। नोट, स्वतंत्रता जो है वह असीमित, मतलब असीमित नहीं है कि वह भी एक दायरे में है, प्रतिबंधित है, कुछ दायरा है। इसके बारे में हम तभी चर्चा करेंगे जब हम फंडामेंटल राइट्स करेंगे, वहाँ पे विस्तार से वर्णन करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए। इसका आर्टिकल में फंडामेंटल राइट में वर्णन स्वतंत्रता का दिया गया आर्टिकल 19 में और आर्टिकल 25 से 28 तक। समता अर्थ है विशेष अधिकारों की अनुपस्थिति, तीन आयाम है। नागरिक, जो समता है कि समानता होनी चाहिए, वह हमारे तीन आयाम है। नागरिक समता, राजनीतिक समता, आर्थिक समता। जो संविधान में हमें दिया गया है नागरिक समता, यह दिया गया है आर्टिकल 14 से 18 में। विधि के समक्ष समता और भेदभाव से निषेध हो, अवसर में समानता हो, समान अवसर में समानता हो, कि समानता, अस्पृश्यता का अंत हो, उपाधियों का अंत हो। ठीक है, इन सभी का हम फंडामेंटल राइट में चर्चा करेंगे। आप इस बारे में ना सोचिएगा, अभी प्रस्तावना में जो आ रहे हैं हम उसको क्लियर कर रहे हैं, जो जो शब्द आए हुए हैं। ठीक है। और राजनीतिक, यह आर्टिकल 325 में मतदाता सूची और आर्टिकल 326 में वयस्क मताधिकार की शक्ति देता है, यानी ये राजनीतिक का हमें समता, समानता देता है। आर्थिक समानता, समान कार्य के लिए समान वेतन, ये डीपीएस में आर्टिकल 39 में दिया गया है, यानी हमें आर्थिक समानता की यह बात करता है, हमारे जो संविधान करता है, जो हमारे उद्देशिका में दिया गया है। हमारे उद्देशिका में दिया गया नागरिक समानता होनी चाहिए, उसका भी हमें संविधान में वर्णन किया गया है आर्टिकल 14 से 18 में। और राजनीतिक समानता होनी चाहिए, उसके लिए भी हमें मतदाता सूची में नाम होना चाहिए, नागरिक को वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, वो भी हमें संविधान में दिया गया है आर्टिकल 325 और 326 में। आर्थिक समानता होनी चाहिए, यानी इनकम, कमाई की हमें मतलब जो काम सेम पोस्ट के लिए करें उनका समान वेतन मिलना चाहिए, उसकी भी समानता दी गई है, बताए उसके भी अधिकार हमें दिए गए आर्टिकल 39 में। अब बंधुत्व व संबंध, बंधुत्वता मतलब भाईचारा, भाईचारा देश में हो, सभी मिलजुल के रहें, उसका भी संविधान में दिया गया है, वह हमारे मूल कर्तव्य में है। यह हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम सभी लोग, भारतवासी सभी लोग आपस में मिलजुल के रहें और देश की एकता व अखंडता को बनाए रखें और देश के विकास में सहयोग करें। इसके लिए भी हमारे मूल कर्तव्य में आर्टिकल 51 में हमारे दिया गया है। उद्देश्य है व्यक्ति की गरिमा हो, राष्ट्र की एकता व अखंडता हो। अब उद्देश्य का जो प्रेम्बल है और मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स हैं और डीपीएसपी में संबंध क्या है।
जो डीपीएसपी जो उद्देश्य का है वो हमने पढ़ लिया। फंडामेंटल राइट में जो संविधान में भाग 3 पार्ट 3 में और डीपीएसपी भाग 4 में वर्णन किया गया है। इसमें साधन, राजनीतिक न्याय व स्वतंत्रता की बात की गई है। और हाँ, हमारा डीपीएसपी में साधन यानी सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात की गई है। निष्कर्ष क्या निकलता है? ये तीनों मिलकर संविधान का ढांचा बनाते हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। हम फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी राजनीतिक निदेशक तत्व, हम इनके बारे में आगे जब चैप्टर आएंगे हम वहाँ पे इनका विस्तार से वर्णन करेंगे, विस्तार से समझेंगे। यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। अब आपको प्रेमबल के बारे में सारी चीज़ टॉप कंप्लीट करा दी गई है। इसका क्विक एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य है। ठीक है। न्याय, इसमें 3 तरह का न्याय का वर्णन किया गया है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता हमें दी गई है 5 प्रकार की: विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता और उपासना करने की स्वतंत्रता। समता, ये समता समानता का ये है। प्रतिष्ठा व अवसर की समानता 2 प्रकार की। व्यक्ति की गरिमा एवं राष्ट्र के लिए एकता व अखंडता सुनिश्चित करने के लिए। और जो संविधान जो प्रस्तावना है वह 26 नवंबर 1949 को प्रस्तुत की गई और इसमें अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित की गई है। ठीक है। यह पहली बार 13 दिसंबर 1946 में संविधान जो प्रस्तावना है नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत की गई और 22 जनवरी 1947 को इसको अंगीकृत किया गया। सबसे बाद में किया गया था संविधान बनने के बाद। ठीक है। इसका क्विक रिवीजन हो गया है। अब विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं मेंस में, उस पर चर्चा कर लेते हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान की प्रमुख प्रतिबद्धता क्या है? देखिए, आप आराम से लिख देंगे। समानता, समता, बंधुत्वता, ठीक है, संप्रभु, और जो इसकी उद्देशिका के रूप में सम्मिलित की गई है, आराम से लिख देंगे। और भारत को गणतंत्र क्यों कहा गया है? बिल्कुल, हमारे जो उच्च है राष्ट्रपति हैं, निर्वाचन होता है, आप बिल्कुल अपने शब्दों में आराम से लिख देंगे, फ्रेम कर देंगे। संविधान की उद्देशिका का उद्देश्य उन मूलभूत मूल्यों और दर्शन को समाविष्ट करना है जिन पर संविधान आधारित है। स्पष्ट कीजिए। कितना आसान है, आप बिल्कुल करेंगे। किसी संविधान में उद्देशिका का क्या महत्व है और भारतीय संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठात्मक जो भारतीय राज्य व्यवस्था के दर्शन को सुस्पष्ट कीजिए। बहुत ही ज़्यादा। आप जो भी 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए। टेलीग्राम आईडी हमारी ये है। आप यहाँ पे टेलीग्राम आईडी लीजिए और जुड़ जाइए हमारे, और वहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं अभ्यास के लिए वह प्रश्न लिखिए और उन्हें हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कीजिए। हम वहाँ पर आपको वहाँ पर आंसर चेक करेंगे और आपको पूरा प्रॉपर गाइड करेंगे कि किस तरह आंसर को फ्रेम करना है। और अभी से अभ्यास कीजिए जिससे आप 2027 में आपके अभ्यास इतना हो जाएगा कि आपको एग्ज़ाम आंसर राइटिंग करने में बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा और आप आराम से कर जाएंगे। और आराम से, क्योंकि आंसर ही यहाँ मेन आंसर राइटिंग ही आपको अच्छी रैंक दिलाता है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट आप तभी कर पाएंगे जब आपकी आंसर राइटिंग प्रॉपर अच्छी हो, अभ्यास अच्छा हो। और जो भी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं
एग्ज़ाम जिनका प्री है, वे सभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट टॉपिक वाइज मल्टीपल टाइम रिवीजन कराया जा रहा है, फुल लेंथ भी और डेली प्रैक्टिस भी, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम में प्रेशर होता है वो हैंडल कर सकें और आपकी जो कमियां हैं उनको सुधार के अभी आप अपनी गलतियां को सुधार लेंगे तो एग्ज़ाम में आपको वह गलतियां दोबारा से रिपीट नहीं होंगी। इन्हीं सब के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा। और आपकी तैयारी है, अगर जो आप इतना कर लेते हैं तो आप जितने भी अभी स्कोर कर रहे हैं, आपका मिनिमम 10 से 15 क्वेश्चन आपके इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो आप इतना कर लेते हैं, इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट की आपकी 1500 से 2000 क्वेश्चन तक की प्रैक्टिस की जाएगी, यानी कि आपके प्री के 10,000 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस इतनी कराई जाएगी कि आप का तो हर टॉपिक का इतनी बार रिवीजन हो जाएगा कि अगर एग्ज़ाम में वहाँ क्वेश्चन आता है उस टॉपिक से तो आप चाह के भी गलत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर जो आपकी कोई भी राय हो या कोई सलाह देना चाहे तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।